डॉक्टर मिफ्ताह इस्माइल हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि ये करप्शन के ऊपर 186 सफ़े की रिपोर्ट है, मेन फाइंडिंग्स आपकी नज़र में क्या है? नदीम भाई, ऐसी रिपोर्ट में कोई भी चीज़ नहीं है पाकिस्तान की जो करप्शन एंड गवर्नेंस पर रिपोर्ट है जो मुझको और आपको नहीं पता हो, और जो मईशत पे नज़र रखने वाले लोग हैं वो 10-15 सालों से ये बातें नहीं कर रहे। इन्होंने बात की है कि एलीट कैप्चर है पाकिस्तान में, वो इन्होंने बात की कि 2019 में चीनी के साथ क्या हुआ इमरान खान साहब की दौरे हुकूमत में, जबकि हुकूमत ने पल्ले से पैसे देकर सब्सिडी देकर चीनी एक्सपोर्ट करवाई और यहाँ कीमतें बढ़वाईं, और मुस्लिम लीग वाले बड़े नाराज़ थे उस वक्त उस पर, और सही नाराज़ थे, हक बजानिब थे। और फिर जब मौका मिला तो इन्होंने 2025 में यही किया, और ये रिपोर्ट की क्योंकि तारीख़ जो थी अप्रैल से पहले की थी तो ये इस वाला स्कैंडल शामिल नहीं है। इसी तरह इन्होंने एलीट कैप्चर की बात की, तो जैसे कि IPPs में एलीट कैप्चर हुआ है, जिसकी वजह से आज बहुत ज़्यादा बिजली का जो बहरान है और इंडस्ट्री के अंदर जो मसाइल हैं वो एलीट कैप्चर जो 1994 से चला आ रहा था उसकी वजह से हुआ है। इसी तरह फर्टिलाइज़र के अंदर एलीट कैप्चर है। रियल इस्टेट की इन्होंने बात की कि रियल इस्टेट में क्या होता है। इन्होंने बात की ओवरबर्डनिंग टैक्स है, कॉम्प्लिकेटेड टैक्स रेजीम है। आप बात कर रहे थे कि 40% जो है वो नौकरी पेशा लोगों पे टैक्स है, 50% बिजनेसेस के ऊपर और कॉरपोरेशंस के ऊपर 61% टैक्स है। इस टैक्स के बाद जाहिर है कि जितनी भी हम मेहनत कर लें फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, क्योंकि पाकिस्तानी भी इन्वेस्ट नहीं कर रहा। तो ये सारी चीज़ों की इन्होंने निशानदेही की। ये पाकिस्तान अकेला मुल्क नहीं है, और मुल्कों पर भी रिपोर्ट लिखी है, लेकिन इन्होंने, मैं ये नहीं समझता कि इस हुकूमत के ख़िलाफ़ ये चार्जशीट है, मैं ये समझता हूँ कि हमारे निज़ाम के ख़िलाफ़ ये चार्जशीट है। इन्होंने जो बात की है कि ये पाकिस्तान का निज़ाम है, इन्होंने हज़रत क़ायद आज़म के ज़माने से क़ायद आज़म को कोट किया इन्होंने, और उन्होंने कहा है कि ये 70-75 साल में पाकिस्तान के अंदर जो ये करप्शन और मिस गवर्नेंस के मसाइल हैं, इसकी वजह से ये 5 से लेकर 6.5% तक GDP का नुकसान है, जो कि एक बहुत बड़ा नुकसान है। तो ये हमारे लिए एक लम्हा फ़िक्रिया है कि हमको ये जो असलाहत जो कि बहुत ज़रूरी हैं हमारे लिए, जो हम नहीं कर पा रहे और दुनिया से पीछे रह रहे हैं जिसकी वजह से, वो अब करना ज़रूरी हो गई है। सर, नैब की ऑटोनॉमी, हाई प्रोफाइल करप्शन केसेस में ट्रांसपेरेंसी लाना, उनकी तहकीक में अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स का जो मैकेनिज्म है, हमारे यहाँ तो आप बाज़ूम रोड के जो मर्जी फैसला दिलवा लेते हैं, उसके ऊपर रिपोर्ट मेंशन कर रही है और आगे स्टेप्स भी बना रही है। मुझे लगता है कि आइंदा प्रोग्राम के अंदर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म में आ जाएंगे। मैं समझता हूँ कि कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। देखें, एक चीज़ जिन्होंने इनकी तारीफ़ की है वो ये इन्होंने कहा है कि फेडरल टैक्स ऑफिस आपने बना ली, जो कि फाइनेंस मिनिस्ट्री में कर ली, FBR से हटा दिया। अब उसके अंदर ये कह रहे हैं कि भाई मई तक आप एक प्लान बताएं कि टैक्स रेट्स कम करें, और आई थिंक IMF को भी सेकंड थॉट्स आई हैं कि यार बहुत ज़्यादा टैक्स कर दिया तो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं है और GDP ग्रोथ कम हो गई है और पाकिस्तान इन्वेस्टर बाहर जा रहे हैं, तो टैक्स रेट्स कुछ कम करेंगे। कुछ बीच में हम बात कर रहे थे कि 27वीं तरमीम में NFC अवार्ड की बात आई, वो नहीं हुई। अगर अल्लाह करे वो 28वीं में कभी NFC अवार्ड की बात हो, वो बहुत ज़रूरी है, जिसकी बाद हम टैक्स रेट्स कम कर सकेंगे। तो ये चीज़ें करना ज़रूरी हैं। उसके बाद इन्होंने बात की कि रेगुलेटरी रिजीम को सिंप्लीफाई करें, SCCP जो है वो सारे रेगुलेशंस को जमा करे, उसको वो करे। ये सारी चीज़ें जो है ना, ये सारी चीज़ें मुझको आपको पता है, हम लोगों को पता है, लेकिन ज़ाहिर है गौरव ने एक बड़े इंस्टीट्यूशन ने लिखी है तो उसको हम सीरियस ले रहे हैं। लेकिन जो काम हम खुद नहीं करते, जब IMF की वो शराइत में शामिल हो जाता है फिर हम करते हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से लेकर अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स तक, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से लेकर FBR, SCCP और बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के अंदर जो वो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग वाला रिजीम उन्होंने और फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म वाले रिजीम को आइडेंटिफाई किया कि यहाँ से प्रॉपर्टी के ज़रिए पैसा बाहर जाता है तो उसके ऊपर ना कोई सज़ा होती है, ना इन्वेस्टिगेशन होती है। तो ये चीज़ें शायद शराइत में आ जाएँ तो करनी पड़ जाए। जी, शराइत में आ जाएंगे तो कर लेंगे, लेकिन उसमें भी आप देखें कि हुकूमत वो चीज़ कर लेती है हमारी जो उसकी सियासी हक में होता है, लेकिन जो इनके सियासी हक के ख़िलाफ़ होता है वो नहीं करती। मिसाल के तौर पर देखें, नौकरी पेशा लोगों के ऊपर टैक्स बढ़ाना इनको आसान लगा, उन्होंने कर दिया। इन्होंने कहा कि यार आप नेशनल फिस्कल पैक्ट करो सूबों के साथ, वो नहीं कर सके। इन्होंने कहा कि एग्रीकल्चर टैक्स करो, लगाओ, उन्होंने नहीं लगाया। उन्होंने कहा कि आप ये इसको वाइड स्प्रेड करो, रिटेल वगैरह पे शॉर्ट टैक्स लगाओ, वो नहीं कर सके। इन्होंने कहा कि पेंशन रिफॉर्म्स करो, वो ये नहीं कर सके। इन्होंने कहा प्राइवेटाइजेशन करो, अब तक तो कुछ भी नहीं कर सके। तो हमारी हुकूमत जो है ना, अगर IMF 100 चीज़ें कहती है उसमें से 80 वो चीज़ें कर देती है जो आवाम के ऊपर जिसका बोझ आए, लेकिन जो खुद इनके ऊपर या जो एलीट जो वो हैं मालिकान, उनके ऊपर जो बोझ आता है तो वो नहीं करते। शुगर इंडस्ट्री के ऊपर जो है ना वो IMF की रिक्वायरमेंट नहीं मानेंगे, लेकिन नौकरी पेशा लोगों पे IMF की रिक्वायरमेंट मान लेंगे। जैसे डॉक्टर हफीज़ पाशा भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि आपकी नज़र में क्या तज्ज़िया है कि ये रिपोर्ट क्या कहती है, कुछ सम अप करिएगा। देखिए, ये बहुत ही मुख्तलिफ किस्म की रिपोर्ट है। अभी तक जो हमने 25 प्रोग्राम देखे IMF के, कभी इस तरह का रुझान IMF का हमने नहीं देखा। फोकस होता था
स्टेबलाइजेशन पर, इंटरेस्ट रेट पर, के एक्सचेंज रेट पर, टैक्स रेट पर वगैरह वगैरह। ये बहुत ही मुख्तलिफ काम हुआ है IMF की तरफ से। अभी तक जो हमने 24-25 प्रोग्राम देखे IMF के, उनमें तो बड़ा फोकस होता है स्टेबलाइजेशन पर और मुख्तलिफ पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स पर, जिस तरह इंटरेस्ट रेट है, एक्सचेंज रेट है, टैक्स रेट्स वगैरह। तो ये बहुत ही मुख्तलिफ रुझान है। और गवर्नेंस और करप्शन डायग्नोस्टिक IMF ने शायद पहली दफ़ा काम किया है, बहुत से मुल्कों में इस तरह का काम नहीं हुआ है। तो अब इसकी इम्प्लिकेशंस क्या हैं, इस पर हमें गौर करना ही पड़ेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो अदालती निज़ाम से लेकर शुगर करप्शन, हाई प्रोफाइल जो पॉलिटिकल केसेस हैं उसका तज़किरा है, तो मुझे लगता है कि रिपोर्ट बहुत तफसील से जा रही है उन तमाम कामों में जो हमारी सरकार या वो ताकतवर हल्के करने पे आमादा नहीं है। तो अब शायद IMF की शराइत के नतीजे में कुछ ना कुछ निकला। बिल्कुल, और ये डिले हुई है इसलिए कि रिपोर्ट जो है IMF प्रोग्राम के टारगेट के तहत ये अगस्त में आनी चाहिए थी। यकीनन हुआ यह है कि ये रिपोर्ट तैयार होकर पाकिस्तान हुकूमत को दी गई होगी, उस पर कमेंट्स वगैरह काफ़ी उस पर बहस हुई होगी। और अलबत्ता रिपोर्ट जो आई है वो माशाल्लाह बड़ी स्पेसिफिक है और इसका रुझान जो है 15 पॉइंट्स ऑफ रिफॉर्म पे है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या IMF इन रिफॉर्म्स को, जिसे हम कहते हैं स्ट्रक्चरल कंडीशनैलिटीज में ले आएगी, जिसका इम्प्लीमेंटेशन ज़रूरी हो जाता है पाकिस्तान की हुकूमत को अगर प्रोग्राम IMF का आगे बढ़ाना है। तो ये अब देखना है कि इसकी कितनी स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट है इस रिपोर्ट की इम्प्लीमेंटेशन की। ये बहुत फंडामेंटल सवाल है, इसलिए कि जो रुझान रिफॉर्म्स पे है वो बहुत ही मुख्तलिफ रिफॉर्म्स पे है जो पाकिस्तान ने पहले कभी इस पर गौर नहीं किया था और अब इस पे फोकस करना ही पड़ेगा। मिस्टर इस्माइल साहब, ये जो बात कर रहे हैं कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म में इसमें से बाज़ ऐसी चीज़ें आ जाएंगी जिस पे हम खुद फोकस करने पे तैयार नहीं थे, तो ये जो उन्होंने तरजीही अपने प्रायोरिटी सेक्टर्स आइडेंटिफाई किए हैं, तो SPP को क्या करना है, FBR को क्या करना है, उसमें प्राल का रोल, आपकी ये ऑटोमेशन का रोल, ऑडिटर जनरल पाकिस्तान का रोल, बैंकिंग सर्विसेज के अंदर ये जो डायरेक्ट फाइनेंसिंग, मनी लॉन्ड्रिंग है उसके ऊपर बड़े स्पेसिफिक, इवन ये जाके कहते हैं कि स्टेट बैंक के बोर्ड के ऊपर से ये जो सेक्रेटरी ऑफ फाइनेंस है इसको रिमूव कर दें। तो ये आपकी कंडीशनैलिटीज़ के अंदर ये चीज़ें शामिल होने जा रही हैं। देखिए, मोस्ट लाइकली जो एक इनकी जो कंडीशन है कि फेडरल टैक्स ऑफिस जो नई अब फाइनेंस मिनिस्ट्री में बनी है वो मई तक रिपोर्ट करे कि किस तरह हम टैक्स सिंप्लीफाई करेंगे। वो मेरे ख्याल से स्ट्रक्चरल बेंचमार्क में डाल देंगे तो आपको जून जुलाई वाली जो किस्त है वो उसके बगैर नहीं करेंगे। इस पे भी आपको पता है कि इन्होंने बहुत इंसिस्ट किया था कि ये रिपोर्ट करनी है, नहीं तो पहले हमारी हुकूमत चाह रही थी कि शायद ये रिपोर्ट पब्लिश ना हो। तो आई थिंक कि कुछ करना चाहेंगे, लेकिन ये पाकिस्तान स्पेसिफिक नहीं है। 2019 में IMF के बोर्ड ने एक नया प्रोग्राम किया है अबाउट गवर्नेंस एंड करप्शन हम ममालिक के अंदर। तो IMF का मैंडेट है टू फोकस ऑन दीज थिंग्स। और एक बात, अगर ये जो रियल स्टेट में पैसा जाता है या प्रॉपर्टी में, ये जो UAE में पैसा जाता है, ये आजकल पता चला मुझे कि ये क्रिप्टो इस्तेमाल होती है पैसा ले जाने के लिए। क्रिप्टो वाला वो सवाल नहीं पूछूंगा जिसकी वजह से माजी में काफ़ी शोर हुआ था, लेकिन ये भी एक फिनोमेना नया इस रिपोर्ट के अंदर भी उन्होंने जिक्र किया है कि रियल स्टेट में और प्रॉपर्टी में जो पैसा जा रहा है और मनी लॉन्ड्रिंग वाला जो लिंक है उसके लिए शफाफियत के साथ लॉज बनाइए और इसको चेक करिए। अच्छा, इसमें मनी लॉन्ड्रिंग पे थोड़ा सा मैं, ये जो IMF जो है ना, ये फैटफ वाले जो हैं ये बहुत ज़्यादा प्रो वेस्टर्न कंट्रीज़ के रूल्स होते हैं कि अगर पाकिस्तान में कहीं बाहर से पैसा आता है मिसाल के तौर पे, या वो बाहर वाले मुल्क से नहीं देखते कि वहाँ से कहाँ से शुरू हुई है, वो सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर ही फोकस करते हैं। देखिए, जहाँ तक जिसको पैसे भेजने हैं पाकिस्तान से दुबई बाहर, तो वो तो मार्केट ओपन मार्केट है। आपको 81 रुपए के अंदर जितने दरम चाहिए मिल जाते हैं, पाकिस्तानी रुपए यहाँ पे दे दो। आप क्रिप्टो से चाहें तो क्रिप्टो से भिजवा दें, और आप चाहें तो नॉर्मल क्रिप्टो वॉलेट से भिजवा दें या नॉर्मल हवाला कर दें। क्रिप्टो से भिजवाना आसान नहीं, बैठे कंप्यूटर से भिजवा नहीं, मतलब लेकिन तकरीबन इसी तरह, मतलब इतनी आसानी से एक फ़ोन कॉल पे पैसे तो भेज सकते हैं आप। तो जो पाकिस्तान से पैसा बाहर जा रहा है, हम क्रिप्टो को रोक लेंगे, हवाले को नहीं रोक सकेंगे, हवाले को रोकेंगे, क्रिप्टो को नहीं रोक सकेंगे। ज़राए तो बहुत निकलते हैं। हमको ये देखना चाहिए कि पैसा जा क्यों रहा है। कोई पाकिस्तानी जो सनतकार है या सरमायाकार है वो क्यों ये समझता है कि मैं दुबई में जाके एक ज़मीन ख़रीद लूँ या मकान ख़रीद लूँ, वो पाकिस्तान में कारखाना क्यों नहीं लगा रहा, यहाँ पे उसको ये टैक्स रेट्स क्यों तंग कर रहे हैं, यहाँ पे उसको बिजली क्यों तंग कर रही है, यहाँ
यहाँ पे उसको गैस के रेट्स क्यों तंग कर रहे हैं? तो हमको अपना घर ठीक करना पड़ेगा, वरना क्रिप्टो से तो वियतनाम से भी दुबई में पैसे जा सकते हैं। वियतनाम सर से हम घर ठीक करेंगे कैसे? सर ओमनी ग्रुप का केस हुआ था, फिर वो जरदारी साहब के अकाउंट्स आ गए थे, बड़ी तफसील से हमने प्रोग्राम पे प्रोग्राम किए, बड़ी तफसील भी बताई। ओमनी ग्रुप वालों को भी हमने 14 अगस्त पे अवार्ड से नवाजा। तो हम ठीक करेंगे अपना निज़ाम, कभी हो ही नहीं सकता। देखिए सर, मुझे इस बात का यकीन है कि पाकिस्तान का निज़ाम कभी ना कभी ठीक ज़रूर, कभी ना कभी, जब अल्लाह ने चाहा। जब अल्लाह, मतलब उसके अलावा क्या बहस है? मतलब हम अपनी खुद हरकतें ठीक नहीं करेंगे। सर देखिए, हम निज़ाम ठीक करना ही हमारी अपनी हरकतें ठीक करना है ना। हरकतें ठीक इसी तरह होंगी कि इंसेंटिव्स करेक्ट हो जाएं। अब आपका जब से ये सिविलियन निज़ाम शुरू हुआ है 2008 से, आप देखें कि अब ये करप्शन कितनी रच पच गई है। आपने बात करी थी कि 2019 में खान साहब की हुकूमत में चीनी बरामद कर दी गई, उन्होंने तो एक्सपोर्ट की, 2024 में भी यही हुआ। तो हम तो ये रिपीट कर रहे हैं। तो जब तक कि आप निज़ाम को एकदम चेंज नहीं करेंगे, हुकूमत के फुटप्रिंट को छोटा नहीं करेंगे। अभी ये चीनी इंपोर्ट की है, कोई ज़रूरत नहीं थी कि TCP से इंपोर्ट करते महंगी। इसमें भी चूना लगा होगा सर? अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि इसमें चूना लगा होगा, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ आप TCP में रहे होंगे ना? नहीं, मैं TCP में अल्लाह का शुक्र है बहुत और जगहों पे रहा हूँ, जेल में भी रहा हूँ, लेकिन TCP में। सर अगर आप TCP में होते तो शायद अभी भी जेल में होते। लेकिन ये रिपोर्ट के अंदर ये वो कह रहे हैं कि जो करप्शन है ये कोई छोटी मोटी अब प्रॉब्लम नहीं है। करप्शन जो है फाउंडेशन ऑफ गवर्नेंस है हमारे निज़ाम के अंदर। अब ये बड़ी सीरियस किस्म की ऑब्जर्वेशन है, तो हमें कुछ खुदा का खौफ करना चाहिए, इस मुल्क के ऊपर रहम करना चाहिए। अब प्रोग्राम खत्म हो गया, मेरे प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं बंद कर दें। अब मिफ्ता इस्माइल साहब और डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब और उससे पहले एडवोकेट शफकत साहब और डॉक्टर मुसद्दिक साहब हमारे साथ थे। सबका बहुत शुक्रिया।